Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is atomic structure lecture number 11, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा प्यार से बात करने वाले कुछ छोटे छोटे टर्म्स लाइक आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडायाफर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच एंड क्वांटम नंबर्स के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, वैसे क्वेश्चन जो बच्चों को परेशान करता है ना, और सबसे हाई लेवल का वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें टॉप क्लास के क्वेश्चन रखे गए हैं भाई। यू कांट इमेजिन, बट रखा गया है बहुत सारे, है ना। ये सब तो छोटे छोटे हैं, आगे जैसे ही बढ़ोगे ना तो जिंदगी में और मजा आएगा। ठीक है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं, है ना, कि तुम देख के डरोगे, लेकिन डरोगे नहीं क्योंकि हम तो है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का प्यारा सा तगड़ा सा लेक्चर। ये लेक्चर पूरा अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या लेक्चर है यार, मतलब मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हमने। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर और डिफाइन करते हैं आज का सबसे पहला टर्म। सबसे पहला टर्म है आज का आइसोटोप्स। व्हाट इज आइसोटोप? देखो, इसमें मैं ट्रिक बता दूंगा, ये सब कैसे याद रहेगा। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, द atoms of same element with different mass number, with what? With different mass number, उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे। देखो, जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का भाई एटॉमिक नंबर तो फिक्स है कि 1 होगा, लेकिन इसका मास नंबर क्या 1 भी एग्जिस्ट करता है, मास नंबर 2 वाला भी एग्जिस्ट करता है, और मास नंबर 3 वाला भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आया? तो यहां पे हम देख सकते हैं कि तीनों ही हाइड्रोजन के एटम है, लेकिन इनके मास नंबर फर्स्ट वाले में 1 है, इसका 2 है, इसका मास नंबर क्या है? 3 है। तीनों को बोलेंगे कि क्या है? ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, ये आपस में क्या है? आइसोटोप्स है। क्या बात समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता होगा। और यहां पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो हम लोग हाइड्रोजन पढ़ते हैं वो इसको मानते हैं हाइड्रोजन, है ना, 1-1 रिप्रेजेंटेशन। इसको कहीं कहीं बुक में डी लिखा रहता है, डी मतलब होता है ड्यूट्रियम, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम, है ना। और इसको बोलते हैं ट्रीटियम, इसको क्या बोलते हैं? ट्रीटियम बोलते हैं। तो डायरेक्ट टी लिखा हो, इसका मतलब हमें क्या समझना है कि वो हाइड्रोजन जिसका मास नंबर क्या है? 3 है। ड्यूट्रियम लिखा है तो इसका मतलब क्या समझना है? हाइड्रोजन एटम हैविंग मास नंबर 2। हम लोग वाटर तो पढ़े ही है। वाटर क्या होता है? H2O। एक टर्म यूज करता है हैवी वाटर, एक टर्म यूज करता है, ध्यान से लिख लेना इसको, हैवी वाटर। तो हैवी वाटर का मतलब क्या होता है कि अब नॉर्मल वाला हाइड्रोजन नहीं लेना है, ड्यूट्रियम ले लेना है। मतलब ये क्या हो जाएगा? D2O हो जाएगा। अब इसको देख के लोग डर जाते हैं, भाई वो हाइड्रोजन ही है, बस उसका मास नंबर क्या है? 2 है। ड्यूट्रियम मतलब हाइड्रोजन विद मास नंबर 2। तो आइसोटोप मतलब समझ में आ गया होगा। अब याद कैसे रखेंगे? उसके पहले हम आइसोबार पढ़ेंगे, तभी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तभी तो सॉल्यूशन देखेंगे कि याद कैसे रखना है। आइसोबार क्या होता है? ये होता है एटम्स ऑफ, है ना, different elements, atoms of different elements with same mass number, with same mass number, मतलब उसका जस्ट अपोजिट है। इसके सेम एलिमेंट के ही क्या हो रहे थे भाई? सेम एलिमेंट के एटम के ही मास नंबर अलग हो जा रहे थे, इसमें जस्ट उल्टा है। जैसे अगर हम बात करें तो कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714, ये दोनों आपस में क्या होंगे? आइसोबार्स होंगे। क्यों? क्योंकि देखो तो ये कार्बन का एटम है, ये क्या है? नाइट्रोजन का एटम है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का एटम है, लेकिन इनके जो मास नंबर है वो क्या है? सेम है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? आइसोटोप या आइसोबार? आइसोबार बोलेंगे। बात समझ में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। अब सर ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है एग्जाम में कि आइसोटोप कौन था और आइसोबार क्या था। देखो, एक चीज बोला जाता है, कॉमेडी में सुने होगे, टोपा हो क्या एकदम, टोपा हो क्या एकदम, मतलब बकलोल, मतलब मूर्ख हो क्या एकदम। ठीक है, मूर्ख कैसे बनाएंगे कि भाई तुम मतलब सेम एलिमेंट के हो तो डिफरेंट मास नंबर क्यों शो कर रहे हो? मूर्ख हो क्या एकदम से? मतलब याद हो गया आइसोटोप। तो टोपा कौन होगा? टोपा कौन होगा कि खाएगा तो भाई एक ही एलिमेंट का, लेकिन मास नंबर दिखाएगा अलग अलग, है ना। एक ही एलिमेंट का खा के मास नंबर अलग अलग दिखा रहा है, तो वो क्या है? टोपा है। बात समझ में आया? तो आइसोटोप का मतलब क्या हो गया कि सेम घर का है और उसकी कहानी अलग है। समझ में आ गया तुमको? आइसोबार, बार बार में लोग जाते हैं, पता है, जब बार बार देखो, पता है मैं एक बात बताता हूं, मैंने वैसे करी नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन जहां तक ऑब्जर्वेशन है उससे बता रहा हूं कि पता है जो शराबी होता है और जो बार वाले होते हैं ना, इनमें काफी मतलब
सिमिलैरिटी होता है और एक बहुत जो कॉमन बात होता है कि इनकी दोस्ती किसी से भी बहुत जल्दी हो जाती है। एक शराबी का दूसरे शराबी से दोस्ती बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई जैसे वार वाला जा रहा है, ठीक है हमको जाना बाहर, दूसरा किसी का गाड़ी पंचर हो गया, ये बोलेगा ओ ब्रो पब जा रहे हो, हाँ हाँ जा रहे जान न पहचान चल पड़ेंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंट जगह से आए लेकिन बाहर जाना है तो सेम रास्ते चल पड़ेंगे। यही ट्रिक बन जाएगा कि जो आइसो बार है उसमें एटम क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, लेकिन मास नंबर क्या होगा, सेम हो जाएगा। आए डिफरेंट जगह से लेकिन मास नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। क्यों, इनको जाना कहां था, बार। तो आई होप कि आइसोटोप्स और आइसोबार में अब कोई भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं आएगा। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same number of neutrons, having same number of neutrons। बात समझ में आता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। टोन में तुम्हें दिख ही रहा होगा, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना चाहिए। जैसे अगर मैं कार्बन 613 ले लूं, ठीक है, कार्बन 613 ले लूं और नाइट्रोजन 714, तो तुमसे पूछा जाएगा क्या ये आइसोटोप है, तो आइसोटोप होने के लिए तो भाई एक ही घर का होना चाहिए, नहीं है। क्या ये आइसोबार है, आइसोबार होने के लिए मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम। डिफरेंट जगह से आ रहा है लेकिन मास नंबर सेम नहीं है। क्या ये आइसोटोन है, देखते हैं, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोटोन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हमने मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था बहुत प्यार से कि क्या करना है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितना है, 13 माइनस 6 7। यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 14 माइनस 7, ये भी क्या आएगा, 7 ही आएगा। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोन्स है। बात समझ में आया नहीं आया, बोले यार, आया नहीं आया, आया। नेक्स्ट में अपनी कहानी है आइसोडायफर्स की, ठीक है। तो आइसोडायफर्स मतलब होता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम न्यूट्रॉन एक्सेस, हैविंग सेम क्या बोला, सेम न्यूट्रॉन एक्सेस। बहुत बढ़िया बात। अब ये सर न्यूट्रॉन एक्सेस क्या होता है, अभी बताता हूं प्यार से। तुम टेंशन काहे लेते हो जिंदगी में, जब हो कौन, डायफर, तो टेंशन काहे लेना। न्यूट्रॉन एक्सेस मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको भी ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में कौन पाया जाता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये दोनों कहते रहेंगे बराबर, है ना, ऐसा मान लो, होता नहीं ऐसा, ठीक है। कहता नहीं भाई न्यूट्रॉन का तो हम ज्यादा रहेंगे, है ना। तो कितना ये एक्सेस में है, प्रोटॉन से कितना ज्यादा है ये, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो उतना ही क्या है, ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन एक्सेस इसीलिए बोल रहे थे। बात समझ में आए। जैसे अगर मैं बात करता हूं दो एलिमेंट्स की, थोरियम है ना 92-234 और यूरेनियम 92-238। अब चेक करते हैं क्या ये इसमें न्यूट्रॉन एक्सेस बराबर है, क्या ये आइसोडायफर्स है। तो अगर यहां पे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 234 माइनस क्या हो जाएगा, 90। 4 13 से 9 गया 4, 144। यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, 144। यहां पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 238 माइनस 92, ये हो गया 6, 13 से 9 गया 4, 146, है ना। अब कह दो ये सर ये आइसोडायफर्स नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अभी तुमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले हैं, है ना, तो ये सेम नहीं आया, हमें तो न्यूट्रॉन एक्सेस निकालना है। तो अगर इसके लिए अगर निकाले, है ना, जिसके लिए हम रोते हैं ना, है ना, किसके लिए रोते हो, बाबू सोना के लिए मत रो, कोई फायदा नहीं है, सबका कटना है एक दिन, है ना। न्यूट्रॉन एक्सेस की बात करें मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना 144, प्रोटॉन कितना एटॉमिक नंबर के बराबर कितना भाई 90, ठीक है। तो 144 माइनस 90 तो ये क्या हो जाएगा 54। इसमें निकाल लो नंबर न्यूट्रॉन एक्सेस, बेसिकली न्यूट्रॉन एक्सेस, तो हां बोलो क्या होगा, n-p होगा, ठीक है। n कितना 146, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर कितना 92। सबको ये पता है रिप्रेजेंटेशन की, कोई एलिमेंट हम x लिखते हैं तो इधर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर z और इधर हम क्या लिखते हैं, मास नंबर a। या फिर IIT वाले कुरफाती होते हैं तो z इधर लिख के a इधर लिख देंगे, लेकिन रहेगा वो हमेशा ऊपर ही, है ना, x के ऊपर ही ये होता है, ठीक है।
तुम गलत समझ रहे हो, मेरी भावनाओं को समझो तुम, ठीक है। बुद्धू और अश्लील लोग हैं, गलत सोचते हो तुम एक्स वक्स के बारे में, ठीक है। 6 में से 2 गया 4 और 14 में से 9 गया 5। मजा आ गया। न्यूट्रॉन एक्सेस दोनों में क्या है 54-54। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो थोरियम और यूरेनियम ये रिप्रेजेंटेशन के साथ है, ये दोनों क्या है आपस में आइसोडायफर्स हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। लास्ट क्लास में हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक बता ही दिया था, रिवाइज करना चाहते हो तो कर लो कि आइसो का मतलब होता है सेम, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हो गया, स्पीसीज हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने समझाया ही था कि Mg2+ है ना, Na+ है, नियॉन है, F- है, O2- है, N3- है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितना आएगा 10 आएगा। तुम काउंट कर सकते हो, लास्ट क्लास समझाया ही है। ये सब क्या आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कोई जरूरी नहीं है सिर्फ आयंस ही आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल भी दे सकता है या आयन भी देख सकता है। जैसे यहां पे क्या है, CO में अगर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास 6 और ऑक्सीजन के पास क्या हो गया 8 हो गया, तो 8 6 14। N2 में भी तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 14। मतलब CO और N2 आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये सारे टर्म खत्म हो गए, तो क्या हम अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं? बोलो हाँ या ना, बोल जल्दी बोल। हाँ सर आगे बढ़ते हैं ना, टेंशन किस बात की है, सब समझ में आ गया एकदम से, है ना। हमने नोट भी कर लिया मजे के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि लगभग सारे बच्चे को आता होगा, तुम फटाफट से इसका आंसर दो कि कौन सा आंसर है ना। सब लोगों ने पहले बनाया भी होगा इसको, ठीक है। मुझे एक बात समझाना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। बनाया सबने होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारा और तगड़ा हो जाएगा अभी, ठीक है। क्या कह रहे इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम which of the following orbital describes by the 3 quantum number will have the same energy in the absence of magnetic and electric field। अब क्या होता है, लोग पढ़ते जरूर हैं कि कैसे हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बोर्सबरी रूल मींस N+L रूल से निकालते थे। अब ये देख के डर जाते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब मैं बहुत प्यार से समझाता हूं तुम्हें कि देखो ध्यान से, हमने पढ़ा था कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हम एनर्जी कैसे निकालते हैं ऑर्बिटल का, N+L रूल से। लेकिन इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, सेल को कंसीडर करते हैं, और किसको, जिस सबसेल में ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसको हम कंसीडर करते हैं। मतलब इसी 2 फैक्टर से निकालते हैं। तो यहां पे ऑलरेडी ये जो N+L रूल से हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकाल रहे हैं, वो हम इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल रहे हैं भाई। कोई अलग हमने एक्सटर्नल फील्ड वहां पे नहीं रखा है। अगर हम एक्सटर्नल फील्ड रख देंगे ना, तो जैसे हमने ये समझा था कि भाई जैसे डी सबसेल है, तो डी सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। मतलब डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, सबके लिए L की वैल्यू क्या है 2 है। तो पांचों जो ऑर्बिटल थे वो क्या थे, डीजेनरेट थे, इक्वल एनर्जी पे था। लेकिन ये क्या था, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इन पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी, है ना, मान लो 3D सबसेल का 5D ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी फिर बराबर नहीं रहती है, फर्दर क्या होता है, अलग हो जाता है ना, टूट जाता है 2 सेट में। तो अभी जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में N+L रूल लगाते हैं, वो ऑलरेडी हम इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ही लगाते हैं। तो जस्ट यहां पे क्या करना है, N+L हमको चेक कर लेना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। तो सेम एनर्जी बोला है, सेम एनर्जी कहां पे होगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट में देखूं N+L चेक कर लो, N की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, मतलब N+L कितना आएगा 1 आएगा। बी ऑप्शन में N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0, तो N+L कितना आएगा 2 आएगा। सी ऑप्शन में 2+1 कितना आएगा 3 आएगा। डी ऑप्शन में 3+2 ये कितना आएगा भाई 5 आएगा। ई ऑप्शन में 3 और +2 कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी और ई का N+L क्या है, सेम है। तो अपना आंसर क्या आएगा, 4th वाला ऑप्शन आएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट में बात करें यार, ये सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे भी लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को, शायद कभी दिख रहा है, कुछ दिखता रहा है। कह रहा है इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर्स n = 4
ml का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और जो ms होना चाहिए, ध्यान देना, ms जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -12। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे। ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं, ध्यान समझना, क्योंकि इसमें ट्विस्ट है, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत कर सकते हैं, मैं करवाता हूं। ठीक है, n इक्वल टू 4th मतलब क्या हो गया, 4th शेल हो गया। अब 4th शेल में बोल रहा है कि ml मतलब क्या होता था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब देखो भाई ध्यान से समझना, ये मॉडुलस दिया हुआ है ना, तो ml जो मॉडुलस है वो 1 है, इसका मतलब ml क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, क्योंकि अगर ml -1 है तो भी मॉडुलस लगाओगे तो वैल्यू 1 आएगी, ml +1 होगा तो भी मॉडुलस लगाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मतलब क्या करना है, हमें उन इलेक्ट्रॉन्स को खोजना है जो कि 4th सेल में प्रेजेंट हो और ml की वैल्यू क्या हो, +-1। आगे वाला कंडीशन आगे देखेंगे, पहले हम इतना खोजते हैं। तो 4th सेल n इक्वल टू 4 में कौन कौन से सबसेल प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब L की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो L की वैल्यू सर 0 से लेके n-1 तक हो सकती है, मतलब इसमें L इक्वल टू 0 भी हो सकता है, L इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, L इक्वल टू 3 और L इक्वल टू, है ना, बस यही 3 तक हो सकता है। ठीक है, अब ml की वैल्यू क्या होती है, -L से लेके +L तक सारी इंटीग्रल वैल्यू, मतलब L इक्वल टू 0 के लिए m की तो वैल्यू एक ही पॉसिबल है, क्या भाई, 0 पॉसिबल है, तो हमारा ये तो कोई काम का नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, L इक्वल टू 1 की अगर बात करें तो m जो है वो क्या हो सकता है, -L से +L, मतलब क्या हो सकता है, -1, 0 और +1। इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू +-1 यहां पे मिल गई है ना, 2 ऑर्बिटल हमें मिले यहां पे। m क्या बताता है भाई, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, की एक ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू -1 है, दूसरे की +1 है, तो ये क्या हो गए, 2 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, अगर हम L की वैल्यू 2 देखें तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 से लेके +2 तक हो सकती है, तो बीच में तो +-1 आ ही रहा है, मतलब 2 ऑर्बिटल क्या होगा, यहां भी होगा, 2 ऑर्बिटल ऐसे यहां भी होंगे, जिसके एक के लिए m की वैल्यू +1, दूसरे के लिए वैल्यू क्या होगी, -1। सिमिलरली अगर L इक्वल टू 3 की बात करें तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 से लेके +3 तक, मतलब -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो क्या इस वाले सबसेल में भी हमें 2 ऐसे ऑर्बिटल मिल जाएंगे जिसमें एक के लिए m की वैल्यू +1 और दूसरे के लिए m की वैल्यू क्या है, -1 है। कहने का मतलब मेरा साफ साफ ये है कि अगर हम n इक्वल टू 4 की बात करें तो हमारे पास ऐसे कितने ऑर्बिटल मिले, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 6 ऑर्बिटल ऐसे हैं। तुम डिटेल में लिख के घर पे काउंट भी कर सकते हो, वैसे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 6 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसके लिए m की वैल्यू या तो +1 या तो -1 है। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ, तो इसका मतलब 6 ऑर्बिटल है। अब देखो 6 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे। तो यहां पे एक पूछ और जोड़ दिया है। अगर देखो ये ms इक्वल टू -12 नहीं लिखता तो अपना आंसर होता कि भाई 6 ऑर्बिटल है, हमें इलेक्ट्रॉन पूछा है मैक्सिमम, तो 6 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 12 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आंसर हो जाता 12। लेकिन एक पूछ इसमें और जोड़ा हुआ है, ms इक्वल टू -12। ms इज व्हाट, स्पिन क्वांटम नंबर। अब सोचो एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक की स्पिन +12 तो दूसरे की स्पिन क्या होती है, -12 होती है। तो ऐसे ऐसे अगर 6 ऑर्बिटल हैं, ऐसे ऐसे अगर 6 ऑर्बिटल है, 3, 4, 5, 6, और सब में अगर तुम 2-2 इलेक्ट्रॉन रख दोगे, ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि -12 वाले अगर काउंट करें तो क्या कितने आएंगे, 6 आएंगे, और +12 वाले स्पिन के भी कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है कि नहीं, जैसे ये हो गया, अगर -12 ये वाला स्पिन मान ले तो 3, 4, 5, 6, ये क्या हो गया, -12, और अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। बात क्लियर सबको, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद दिस कंडीशंस आर 6। आई होप की चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को करना था समझ में आ गया होगा। ये जेई 2014, जेई एडवांस 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सब लोग एक बार दोबारा जो अपना मेथड है प्रैक्टिस सेशन का, कि हम लोग जब क्वेश्चन बना लेते हैं तो आगे नहीं बढ़ जाते, हम लोग क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, फिर से हम सॉल्यूशन को समझते हैं, है ना, कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे तो मेन इंपॉर्टेंट बात था कि ml का मॉडुलस 1 है, इसका मतलब तुम्हें मैथ लगाना पड़ेगा कि ml की वैल्यू या तो +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है।
ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि n इक्वल टू 4 में किन ऑर्बिटल के लिए ml की वैल्यू या तो +1 या तो -1 है। तो सबसे पहले सबसेल चेक कर लो। l इक्वल टू 1 सबसेल में 2 ऑर्बिटल होंगे, l इक्वल टू 2 सबसेल वाले में 2 ऐसे ऑर्बिटल होंगे, l इक्वल टू 3 सबसेल में 2 ऐसे ऑर्बिटल होंगे। बात समझ में आए? तो टोटल 6 ऑर्बिटल है, 6 ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 6 होगा प्लस हाफ स्पिन के साथ और 6 होगा माइनस हाफ स्पिन के साथ। तो आई होप कि चीजें क्लियर है। नेक्स्ट में अपना क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये उससे आसान है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मे बी प्रेजेंट इन ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2 इज। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि जिसके लिए क्वांटम नंबर क्या हो, n इक्वल टू 3 हो और l की वैल्यू क्या हो, 2 है। n इक्वल टू 3 मतलब क्या हो गया, थर्ड शेल हो गया। l इक्वल टू 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, l बताता है सबसेल के बारे में, और l इक्वल टू 2 किस सबसेल का होता है बताओ? तो ये होता है d सबसेल का। ये क्या किसका होता है भाई, d सबसेल का होता है। तो l इक्वल टू 2 के लिए d सबसेल, d सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, d सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। मतलब बेसिकली अगर ये भी पूछता ना कि n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 कौन सा सबसेल है, तो कहते हैं कि ये 3D सबसेल है। ये कौन सा सबसेल है, 3D सबसेल है। बात समझ में आया? आया। तो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहां पे भाई 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये भी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद 2010 में। ठीक है, तो ये आसान था, ये बहुत ही आसान था कि l इक्वल टू 2 मतलब d सबसेल मतलब 5 ऑर्बिटल, 5 गुना 10। अब इसमें भी अगर ये पूछ लगा देता कि स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ वाले बताओ, तो आंसर 5 आ जाता। ठीक है, क्लियर? ओके। नेक्स्ट में एक बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन मैंने लिया है, लेकिन ये क्वांटम नंबर का नहीं है। ये बेसिकली जो है वो ऐसे क्वेश्चन तुम देखोगे अक्सर तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये है अपना किसका, स्पेक्ट्रम का है। दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा होगा शायद। क्या कहा जा रहा है इसमें, कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ n2 प्लस n1 एंड, देखो जो भी यहां पे बोलता है ना, पहले तो उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लो ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। कह रहा है कि n2 प्लस n1 एंड n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर फॉर He प्लस आयन। यहां पे जो आयन लिया है He प्लस, मतलब इसमें बोर्स मॉडल क्या है, अप्लीकेबल है ना। इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर 4 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू क्या है, 8 है। द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 टू n1 इज। तो कह रहा है कि जब अपना इलेक्ट्रॉन n2 से n1 को जंप करेगा, n2 से n1 पे आएगा, तो यहां पे जो फोटोन क्या होगा, फोटोन जो क्या होगा, इमिट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां पे फोटोन जो इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ क्या है, उसका वेवलेंथ हमको निकालना है। हाँ या ना? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आई होप कि आ गया होगा। अब देखो भैया, जब भी हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हमने बहुत ही आसान भाषा में रीजवर्क फॉर्मूला पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जहां पे n2 को हम लोग क्या लेते थे, बड़ा लेते थे, किससे, n1 से। समझ में आता है? आता है। तो अगर हमें वेवलेंथ निकालना है तो हमें n1 और n2 की वैल्यू पता होना चाहिए। RH के टर्म में ही आंसर करना है। ऑप्शन तुम देख सकते हो, यहां पे ऑप्शन 2 ही आया है, वैसे चल छोड़ो ना, ऑप्शन निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, बस n1 n2 की वैल्यू निकालो। z की वैल्यू तो h के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, तो देखो n2 प्लस n1 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और ये बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये बेसिकली दिया है n2 प्लस n1 इंटू n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 8। हाँ या ना, बोल यार। हाँ, तो क्या n2 प्लस n1 4 रख देगा, तो n2 माइनस n1 क्या हो जाएगा, 8/4 मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बन गया हमारे पास 2 इक्वेशन, n2 प्लस n1 इज इक्वल टू 4, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 2। हाँ या ना, बोले यार, बोले यार। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। दोनों को अगर ऐड कर दोगे ये हो जाएगा खत्म, तो 2n2 इज इक्वल टू 4 2 6, तो n2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और n2 प्लस n1 इक्वल टू 4 है, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगी, 1। तो अब क्या करना है, उस फॉर्मूला में पुट कर देना है, 1 अपॉन लैम्डा दिस इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर। हीलियम के लिए जेड मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। हाँ या ना, बोले यार। तो ये हो जाएगा 4RH, 9 ले लो एलसीएम, ये क्या होगा, 9 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा।
तो यहां पे एक स्टेप और लिख सकते हो, 8 चौके 32 RH/9। तो अगर यहां से लैम्डा मतलब कैची चला दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 1/32 RH और ऊपर क्या चला जाएगा ये 9, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 9/32 RH, ठीक है। किसी ऑप्शन में होगा 9/32 RH नीचे होना चाहिए। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो जाता है कभी कभी, लेकिन यहां पे तो दिख रहा है कि RH क्या आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो कैलकुलेशन के लिए जज मत करना कि सर ये हो गया वो हो गया, ठीक है। वो क्या होता है फ्लो में कभी कभार इधर उधर निकल पड़ता है, तो मेरी भावनाओं को तुम समझ जाना बस, है ना। हाँ, नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, ये तुम लोग कर लो यार। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms इक्वल टू +½ एज, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो, अब तुम्हें टेंशन नहीं होगा। कह रहा है कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3 है, मतलब थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, और उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, ½ होगा। एक काम करो, थर्ड वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं ये निकाल लो। उसमें आधा क्या होगा, +½ स्पिन का होगा, और आधा क्या होगा, -½ स्पिन का होगा। सर समझ में नहीं आया। अरे भाई अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है कि सारे ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रख दो, जितने भी ऑर्बिटल थर्ड सेल में हो सकते हैं सब में क्या करना है, 2-2 इलेक्ट्रॉन रख देना है। अब उसमें से क्या होगा, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रखा है तो एक का +½ स्पिन होगा तो दूसरे का -½ स्पिन होगा। तो इसलिए बोला कि जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे किसी पर्टिकुलर सेल में, है ना, उसका आधा इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ होगा, दूसरे आधे का -½ होगा, ठीक है। तो n = 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं, n² फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, n² हो सकते हैं। और इवन उतना भी छोड़ो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज इक्वल टू 2n²। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये 18 हो जाएगा। मतलब थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसमें आधा क्या होगा, +½ स्पिन के साथ और आधा -½ स्पिन के साथ। मतलब अपना आंसर क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 9। ये भी IIT में पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले तो आप नोट करना, इस क्वेश्चन में तकलीफ होती है लोगों को बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं बताता हूं कि तकलीफ नहीं करनी है अपने को जिंदगी में, है ना, कुछ काम करना है, काम धंधे करने अपने को। नोट करो जल्दी से फटाफट, और पहले तो तुम 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, तब आएगा ये समझ में। नोट हो गया, बोलो हो गया, हाँ हो गया सर। क्या कह रहा है, नॉट कंसिडरिंग, सबसे पहले तो है ना नॉट कंसिडरिंग की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। इसको बात करना है तो बात कर लेने दो, हम भी करेंगे, ठीक है। नॉट कंसिडरिंग, ठीक है, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब +½ -½ को हम कंसिडर नहीं कर रहे अभी, है ना। देखो पहली बार में ये क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आएगा, कंफर्म है, ये 100% कंफर्म है। 2-3 बार मैं समझाऊंगा तो आएगा, ठीक है। नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डीजेनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, जिसके लिए n की वैल्यू 3 दी हुई है, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9। कह रहा है, बात समझना, सबसे पहले अगर हम डीजेनरेसी की बात कर लें तो डीजेनरेसी मतलब क्या होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल मींस क्या होता था कि ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो यहां पे क्या है, डीजेनरेसी मतलब कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को कंसीडर नहीं करें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के कारण हम एनर्जी में डिफरेंस नहीं देखे, जैसा अभी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात करी थी कि उसके एब्सेंस बोल रहा है, उसी तरीके से बस हमें n+l पे, मतलब क्या है, सिंपली एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल पे जाना है, n+l भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर से समझते हैं, नहीं तो अभी कॉम्प्लिकेट हो चुका होगा ये। नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डीजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब जो थर्ड सेल है किसका, हाइड्रोजन एटम का, थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, इसकी डीजेनरेसी कितनी है, 9 है।
तो कह रहा है कि द डिजेनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस, तो जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा किसका, H माइनस का, इसकी डिजेनरेसी बताओ। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस हम निकाल पाए कि कौन सा होगा, तो उसमें बस देख लें कि कितने ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं, वही क्या हो जाएगा, डिजेनरेसी, है ना, और वही अपना आंसर। अब सबसे पहले ये चीज समझो तो ये आएगा कि कैसे हो गया थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम में डिजेनरेसी 9। तो देखो हाइड्रोजन एटम जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहने का मतलब याद करो, लिखे थे En इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n², तो L पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ n से लिख रहे हैं हम एनर्जी को, ठीक है। तो हमने ये समझा था कि फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सबको याद है कि नहीं, बोलो यार, सबको याद होगा कि फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है ना, ये डिपेंड सिर्फ किस पे करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं कि n इक्वल टू 1 में जितने भी ऑर्बिटल होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी, तो n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट सेल में कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं किसी भी एटम में, सिर्फ 1s हो सकता है। n इक्वल टू 2 में कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो ये हो सकता है सर 2s हो सकता है और 2p हो सकता है। अब देखो ध्यान से 2p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैं डब्बा के फॉर्म में बना देता हूं ना, ज्यादा समझ में आएगा कि n इक्वल टू 1 में क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। n इक्वल टू 2 में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, तो एक तो 1s होगा और 2p सबसेल होगा जिसमें कि क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 में, सॉरी ये 2s होगा यार, n इक्वल टू 3 में क्या होगा, 3s भी होगा, 3p सबसेल भी होगा, और कौन होगा, 3d सबसेल भी होगा। बात समझ में आता है, सबसेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, पहले तो ये सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये है, तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं कि n इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं कि इसमें डिजेनरेसी 9 है। क्यों 9 होगी, क्योंकि ध्यान से देखो हाइड्रोजन एटम के लिए चूंकि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड कर रहा है, कहने का मतलब कि n इक्वल टू 2 में जितने भी ऑर्बिटल्स है सबकी एनर्जी क्या है, बराबर है ना। अगर हम देखें तो 2s और ये 3 जो p ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या है, बराबर है। तो अगर मैं देखो समझाना चाहूं कि अगर n इक्वल टू 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम की डिजेनरेसी काउंट करें ना, तो अब 1 और 3 4 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं, बात समझ में आया, तो ये क्या हो जाता, 4 हो जाता। अब अगर हम बात करें कि थर्ड सेल की हाइड्रोजन एटम की डिजेनरेसी 9 कैसे आया, तो सबकी एनर्जी बराबर होगी, जितने भी ऑर्बिटल है थर्ड सेल में सबकी एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर n की वैल्यू सेम है तो ऑर्बिटल की भी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से डिजेनरेसी क्या आया था भाई, 9 आया था। बात समझ में आया। इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो 1s की एनर्जी, 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2s की, और 2s और 2p सबसेल की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद अगर हम बात करें 3s सबसेल, 3p सबसेल और 3d सबसेल की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। हाँ अब अगर हम बात कर ले, समझ में आया, पहले सेंटेंस समझ में आया कि 9 कैसे आया डिजेनरेसी हाइड्रोजन एटम में, आ गया सर। अब अगर हम बात करें H माइनस, तो H माइनस अब ध्यान से देखो, H माइनस ही लिया है ना, हाँ, तो H माइनस अब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है, ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। मतलब डिजेनरेसी इस तरीके से डिसाइड नहीं होगा, अब n+l से डिसाइड होगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहना चाहेगा, ऑब्वियसली 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां रहना चाहेगा, मतलब ये क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट हो गया H माइनस के लिए, ठीक है। अब 1s के बाद बताना एनर्जी किसकी, 2s की, तो 2s सबसेल में एक ही डब्बा होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्या 2p की एनर्जी, 2p सबसेल और 2s की एनर्जी बराबर होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, तो अब n+l चलेगा, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया, 2s जो है वो हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, और 2p सबसेल जो हो गया वो क्या हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया। 2p सबसेल क्या हो गया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसे क्वेश्चन पे कमांड करना है, तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि सेल के अंदर क्या होता है, सबसेल,
और सबसेल जो है वो किससे बना हुआ है, ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ है। यह बात सबको क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं 2p लिखता हूं तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैंने 2p ऑर्बिटल की बात करी है कि 2p सबसेल की बात करी है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, 1s 2s 2p फिर क्या आएगा, सबसेल ही आएगा ना। जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे क्या लिखते थे, 1s2 2s2 2p 6, तो ये 6 लिखते थे। सोचो ना, ये सबसेल की तो बात कर रहे हैं, तो ये चीज सबसे पहले सबको क्लियर होना चाहिए, तो आसानी समझ में आएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि H- का जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है वो कोई और नहीं बल्कि कौन है, 2p ऑर्बिटल की सबसेल, 2p सबसेल है। बात समझ में आए। अब 2p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, 3 होते हैं। तीनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब 2p सबसेल में डीजेनरेसी कितनी है, 3 है ना। तो H- का सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 2p सबसेल, और उसमें डीजेनरेसी क्या है, 3 है। क्यों, क्योंकि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों इक्वल एनर्जी के होते हैं। तो जो इसका आंसर होगा महाशय, इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जब भी हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फाइनली मैं बता देता हूं, ये 1s सबसेल है, लेकिन 1s में चूंकि एक ही ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। फिर आता है 2s सबसेल, ठीक है, लेकिन s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो यहां पे मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर क्या आता है अपना 2p सबसेल, लेकिन यहां पे 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है 2p सबसेल, इसलिए यहां पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, 1s 2s 2p हो गया। फिर क्या आता है 3s सबसेल, अगेन एक ऑर्बिटल होता है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर सकते थे। उसके बाद क्या आता है 3p सबसेल, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद क्या आता था 4s सबसेल, है ना, इसके बाद 3d मत लिख दियो। उसके बाद आता था 3d सबसेल, जहां पे हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लिखते हैं ना, ये हम सबसेल लिखते हैं। क्लियर है सबको, बात क्लियर होगा। तो आगे बढ़े, हाँ बढ़ जाओ सर। टेढ़ा क्वेश्चन था, कर लिया। अब ये भी थोड़ा देखने में टेढ़ा लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले गए होंगे, क्लास ज्यादा करा दिया सर ने, इतना हमें नहीं चाहिए, हमें सिलेक्शन नहीं लेना, हमें इतना नहीं मेहनत करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। और सोचो यार, मैं इतना मेहनत क्यों करता हूं तुम लोग के लिए। पता है, ऑनलाइन क्लास में मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ऑफलाइन क्लास से बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा। और दूसरी बात, जितने अच्छे से ऑफलाइन में कोई भी टीचर, पता नहीं दूसरे का नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूं कि जितने अच्छे से मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, ऑनलाइन क्लास में मान के चलो तो मैं उसका 40% ही पढ़ा रहा हूं। जो मेरा स्टाइल अभी देख रहे हो तुम ऑनलाइन क्लास में, वो ऑफलाइन क्लास का 40% है। मतलब जो मेरी एफिशिएंसी ऑफलाइन क्लास में होती है, इससे बहुत अच्छी होती है। समझाने के तरीके, इंटरटेनमेंट का माहौल, बोरिंग तो लगता ही नहीं क्लास। ऑफलाइन क्लास कभी भी, है ना, कोई सीनियर वीनियर हो तो पूछ सकते हो कि मेरी क्लास शायद ही किसी को कभी बोरिंग लगी होगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगता और मजा आता है, और इससे चीजें आसानी से हम सीख जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में अभी क्या हुआ है कि क्या वर्चुअल है यार, सामने कैमरा लगा है, मैं बोल रहा हूं, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो भी, है ना, आगे बढ़ जा रहा हूं, मतलब समझ रहे हो ये बात को। लेकिन फिर भी क्या करता हूं मैं, अलग अलग जगह से सोर्स से क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, है ना, सेलेक्ट कर रहा हूं, यहां पे ला रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं। क्यों, ताकि आपका प्रैक्टिस और ज्यादा हो, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ, आप सीखो। मैं जितना ज्यादा क्वेश्चन करूंगा तो आप अप्रोच उतना ज्यादा सीखोगे, और ये सारे बच्चे नहीं सीख पाएंगे, जो 10% बच्चे हैं वही सीखेंगे। जिनको सिलेक्शन लेना है वही ये 10% बच्चे हैं जो मेरे ज्यादा क्वेश्चन को भी देखेंगे और उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे कि सर कैसे सोच रहे हैं। आप कभी भी क्लास में क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हां आंसर आ गया ठीक है, आप सोचो कि सर ने कैसे शुरुआत करी थी सोचने की, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया है, वो चीज हमें सीखनी है। क्योंकि एक चीज तो मैं समझता हूं, चूंकि मैं अभी बहुत दिनों से इस फील्ड में हूं, लगभग ठीक ठाक दिनों से हूं, ठीक है, तो एक चीज मैं समझता हूं, और मैं ये फर्स्ट ईयर से बोलता था, आज से नहीं, कि अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम क्रैक करना है ना, तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, तुम्हें क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, कैसे क्रिएट करते हैं क्वेश्चन को। अगर तुम्हें किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो एग्जामिनर ने क्या सोचकर वो क्वेश्चन बनाया है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, तब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कि एग्जामिनर क्या सोचा होगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, कि स्टूडेंट इसमें कैसे मार्क आएंगे, कैसे पीछे होंगे, वो चीज डेवलप करो।
और वो चीज ऐसे डेवलप होगी नहीं। मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं अगर यहां पे 10 क्वेश्चन करा रहा हूं, तुम्हें 30 क्वेश्चन करने हैं। कहां से कर रहे हो डजंट मैटर। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो, उसका सारा क्वेश्चन A to Z बना लो, है ना। मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में 2 बुक पढ़ो, इससे ज्यादा नहीं भाई, उससे ज्यादा टाइम ही नहीं किसी के पास। कई बच्चे कैसे होते हैं, हमने सर एन अवस्थी बना लिया, हमने सिंगेज भी बना लिया, हम पियर्सन भी बना लेंगे, है ना, हम TMH भी बना लेंगे, है ना, हम उसका भी सीट बना लेंगे, उसका भी सीट बना लेंगे। एक आध 2 चैप्टर में ऐसा करते हैं, आगे जाके वो टंग जाते हैं। भाई एक मटेरियल पढ़ो, उसको इतनी बार रिवाइज करो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुके। तुम ढेर सारे मटेरियल को एक बार पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते, लेकिन एक ही मटेरियल को ढेर बार पढ़ के ऑब्वियसली सिलेक्शन ले सकते हो, कंफर्म सिलेक्शन ले सकते हो, तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो मटेरियल के बहुत ज्यादा इधर डाइवर्ट नहीं होना है। एक कोई स्टैंडर्ड मटेरियल उठा लो, उसके लिए स्ट्रेटजी बना लो और उसी पर टिके रहो, इधर उधर नहीं जाना है। समझ रहे हो बात को? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर इस तगड़े वाले क्वेश्चन के लिए, है ना। ये शायद कल टेलीग्राम ग्रुप में भी आया था, है ना, टेलीग्राम ग्रुप जिसमें हम लोग अब क्विज खेल रहे हैं। बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है, लोगों को। ठीक है, और टाइमिंग क्या है अपना, 4 बजे दोपहर और फिर 9 बजे रात। एक दिन में 2 बार क्विज होंगे और वहां मजा आएगा लोगों को। ठीक है, चलो इसमें क्या कह रहा है, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सबसे पहले क्या होता है, इतना बड़ा इक्वेशन है, मतलब हार्ड क्वेश्चन होगा। नहीं भाई रुक जा, थम जा यार, तू थम जा। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज साई रेडियल, है ना। अगर याद हो कि नहीं को, तो मैंने बताया था, वैसे इसके बारे में अभी ग्राफ हमें पढ़ने हैं, जो कि अगले क्लास में पढ़ लेंगे, और वो लास्ट लेक्चर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कि जो अपना हम वेव फंक्शन लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वेव का साई, इसमें 2 पार्ट होता है। इसमें एक रेडियल पार्ट होता है और एक एंगुलर पार्ट होता है। इसलिए इसको हम लिखते थे आर थीटा और फाई, है ना, आर थीटा और फाई लिखते हैं, बुक में भी देखोगे। तो आर जो है वो रेडियल पार्ट को डिनोट करता है और थीटा फाई क्या है, एंगल है, तो ये एंगुलर पार्ट को डिनोट करता है। तो यहां पे बस साई रेडियल वाला लिख रहा है। ठीक है, अब इसमें भी अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगले क्लास में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड रेडियल, व्हाट इज कॉल्ड एंगुलर, है ना, सब समझाएंगे, है ना। और वो जेई एडवांस के लिए होगा मेनली क्लास, जेई मेन में तो ये सब नहीं पूछता। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज ला 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 ढेर सारा, वेयर A0 एंड Z आर द कांस्टेंट इन विच आंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिग्मा इज इक्वल टू 2ZR अपॉन A0 मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। कह रहा है कि न्यूक्लियस से कितने दूर पे एक मिनिमम डिस्टेंस बताओ और एक मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ जहां पे रेडियल नोड पाए जाएंगे। अब सबसे पहले तुम्हें अगर याद हो तो हमने क्या बताया था कि नोड कहां पे मिलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, खत्म, 0। साई स्क्वायर उसके लिए क्या कंडीशन क्या था कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 कहां पे होगी, जहां पे साई स्क्वायर क्या है, 0 है। अब किसी भी चीज का स्क्वायर 0 तब होगा जब वो खुद क्या हो, 0 हो। 2 का स्क्वायर 0 हो सकता है, नहीं। 1 का स्क्वायर 0 हो सकता है, नहीं। -1 का स्क्वायर 0 हो सकता है, नहीं। तो किसी चीज का स्क्वायर 0 तब होगा जब क्या हो, वो खुद 0 हो। मतलब साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब यहां पे साई को अगर लिखें एक बार, ठीक है, तो घबराना नहीं, कुछ ऐसा है 1/16√4, है ना, Z अपॉन A0 का पावर 3/2, ऐसा है क्या, हाँ। उसके बाद है अपना सिग्मा -1 सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा +12 है क्या, हाँ, +12। और उसके बाद क्या है अपना ई का पावर -σ/2, ये है। तो ये 0 करना है हमें, इसको क्या कर देना है, 0। ये क्या होना चाहिए, 0। अब यहां पे दिक्कत क्या होता है लोगों का, ये पहचान नहीं पाते, इतने बड़े इक्वेशन देखो कि 0 कैसे होगा। ध्यान से समझना, ये 1/16√4 है, 0 हो सकता है, नहीं। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। A0 क्या है, ये भी क्या है, बोला है कांस्टेंट है, तो 0 तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ना इधर वाला, ये कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला टर्म ही क्या होना चाहिए, 0 होगा। अब e का पावर समथिंग तो 0 नहीं होगा, क्यों, मान लो अगर हम सिग्मा को 0 भी लिख ले तो e का पावर 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो e का पावर समथिंग तो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब 0 क्या होगा, ये जो ब्रैकेट वाला लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब सिग्मा -1 इंटू सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा +12, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये 0 कैसे हो सकता है, बचपन में तुमने पढ़ा होगा,
कंडीशन कि देखो या तो ये जीरो हो या तो क्या हो, ये जीरो हो। इसका मतलब या तो क्या हो सकता है, सिग्मा -1 जीरो हो सकता है, तो यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, 1 होगी। या फिर क्या हो सकता है, सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये जीरो मतलब क्या, अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, फैक्टर्स निकाल लो। तो यहां पे क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर चूज करना है, दो ऐसे नंबर चूज करना है जिसका सम या डिफरेंस करने पे -8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, है ना। कैसे आएगा, -2 -6 आ जाएगा क्या, तो इसको लिख दोगे सिग्मा स्क्वायर -2 सिग्मा -6 सिग्मा प्लस 12 इक्वल टू 0, है ना। क्वाड्रेटिक याद है थोड़ा मुझे अभी भी, ठीक है, इतना तुम लोचू ना समझना मुझे, है ना। मैथ फिजिक्स मेरा, मैथ तो नहीं, फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो यहां से सिग्मा -2, यहां पे क्या कर लो, -6 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा -2 इक्वल टू 0। यहां पे फिर से सिग्मा -2 कॉमन ले लो तो यहां पे क्या आएगा, सिग्मा -6 हो जाएगा, ये क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, फिर सिग्मा की वैल्यू 2 आएगी और सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। मतलब हमें सिग्मा की 3 वैल्यू मिली जिसके लिए साई की वैल्यू क्या है, 0 है, और वहां पे ऑब्वियसली साई स्क्वायर भी 0 होगा। तो एक वैल्यू क्या थी सिग्मा की, एक वैल्यू मिली थी सिग्मा इज इक्वल टू 1, दूसरी वैल्यू क्या मिली, सिग्मा इक्वल टू 2, और तीसरी वैल्यू क्या मिली, सिग्मा इज इक्वल टू 6। और ये जो बेसिकली सिग्मा है वो है क्या, सिग्मा क्या है, सिग्मा है भाई 2ZR अपॉन A0। सिग्मा जो है वो क्या है, 2ZR अपॉन A0, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हो कि भाई ये तो सिग्मा की वो वैल्यू आई जहां पे साई 0 है, तो आर की वैल्यू निकाल दो, वही क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ नोड्स हो जाएगा। तो यहां से अगर हम आर लिखें तो ये बेसिकली क्या होगा, ये होगा सिग्मा A0 डिवाइडेड बाई 2Z, दिस इज इक्वल टू आर। अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या होगा, सिग्मा A0 बाई 2, भाई ये 6 नहीं है, सिग्मा है, ठीक है। तुम समझ सकते हो, चित्रकला वाली मैम के बारे में याद होगा तुमको, ठीक है। अब देखो भैया, सिग्मा की वैल्यू 1 रख देंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, A0 बाई 2 आ जाएगी। सिग्मा की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 खत्म, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, A0 आ जाएगी, ठीक है। अगेन सिग्मा की वैल्यू 6 रख दें तो 6 A0 बाई 2, मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 A0 आ जाएगी, ठीक है, सिंपल ऐसा। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है इन सब में, सबसे छोटू वाला कौन है, तो A0 बाई 2, मतलब सिग्मा इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग मिला। और मैक्सिमम डिस्टेंस कौन आएगा, 3 A0, ठीक है। तो अपना कुछ ऐसा आंसर आएगा, A0 बाई 2 और 3 A0। लेकिन यहां पे Z के ही टर्म में आंसर करना है, तो Z एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, Z एज इट इज रहने दो। तो ये क्या होगा, सिग्मा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू 1 हो गई, A0 अपॉन 2Z हो जाएगा, पहले वाले में A0 अपॉन 2Z हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, A0 अपॉन Z हो जाएगा, 3 A0 अपॉन Z हो जाएगा। A0 अपॉन Z और 3 A0 अपॉन Z, ऑप्शन ए। ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, बात समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे तुम्हें पूछे कि नोड बताओ कहां पे, तो कुछ नहीं करना, बस साई को 0 कर दो, तो साई स्क्वायर अपने आप 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन एक बार IIT में पूछा था, ये देख सकते हो, ये पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बुक में आया, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस मच, है ना, ये अपने को दिया हुआ है। कह रहा है वेयर A0 इज बोर्स रेडियस, अब वहां पे बोल दिया था कांस्टेंट, अब यहां पे बोल दिया कि वही बोर्स रेडियस है। इफ द रेडियल नोड इन 2s बी एट R0, देखो ये जो अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया है वो किसके लिए दिया है, साई 2s लिखा है, मतलब 2s ऑर्बिटल का है ना। तो कह रहा है कि जो रेडियल नोड मिल रहा है 2s का, वो R0 पे मिल रहा है, तो R0 की वैल्यू क्या है। अगेन हमें रेडियल नोड निकालना है, मतलब क्या करना है, साई स्क्वायर 0, मतलब साई 2s भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगेन तुम ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता, क्यों, ये है अपना 1/4√2 पाई 1 A0 3/2, ये सारे नंबर से 0 नहीं होगा। मतलब अब क्या होगा 0, सिर्फ ये ब्रैकेट वाला, क्योंकि e का पावर -r/A0 तो 0 नहीं होगा, समझाया ही। मतलब ये होगा 2 -r/A0 इक्वल टू 0, तो इसी डिस्टेंस पे नोड मिल जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू r/A0, तो यहां पे जो r है वो क्या हो जाएगा, 2 × A0 हो जाएगा, ठीक है। तो नोड के लिए ये क्या लिखा था, R0, तो R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2 A0 हो जाएगी। तो आई होप की चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। बात समझ में आया यहां तक, बिल्कुल सर, अच्छे समझ में आया। एक और क्वेश्चन मैं करा देना चाहता हूं, वो बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है,
लेकिन वो जेई एडवांस के लिए मतलब फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, पूछा है, ठीक है, मजा आएगा उसमें। तो यहां तक समझ में आया, आई होप आया। तो भाई आज हम करेंगे अब जेई एडवांस का प्यारा सा क्वेश्चन जो कि 2013 में आया हुआ है, प्यार से देखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट सिखा के भी हमें जाएगा, ठीक है, जो कि हम फर्दर गैसीय स्टेट में वैसे पढ़ते थे, लेकिन इस बार मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही करा दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके या जो भी करना है करके लिख लो तुम, ठीक है। क्या कह रहे, क्या कह रहे, द एटॉमिक मासेज ऑफ हीलियम एंड नियॉन आर 4 and 20 mu रेस्पेक्टिवली। देखो आईआईटी वाले जो होते हैं ना, उनका एक बहुत ही सही चीज होता है कि वो आपको बहाना नहीं देते हैं कि मुझे एटॉमिक मास नहीं आता या एटॉमिक नंबर नहीं आता। उसने बोल दिया है कि हीलियम और नियॉन के लिए जो एटॉमिक मास है, हीलियम का 4 है, नियॉन का क्या है 20 mu है। द वैल्यू ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम मतलब लैम्डा जो एच ही है एट -73 डिग्री सेल्सियस is m times that of the de Broglie wavelength of neon, है ना, at 7 to 7 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है m की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान देना है यहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर हम बात करें जो कि लैम्डा है, तो लैम्डा क्या होता था, h अपॉन p होता था, जिसको हम प्यार से क्या लिख सकते हैं, h अपॉन m भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मास तो चलो एक एटम का हमें पता है, चूंकि हमें क्या है अपने को दिया ही है एटॉमिक मास, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है। तो अब कैसे पता करें, इसके लिए गैसीय स्टेट में कहानी होती है कि जब तुम्हें सिर्फ टेम्परेचर दिया रहता है तब काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल या फिर पर एटम, है ना, जैसे इनर्ट गैस है हीलियम और नियॉन दोनों क्या होते हैं, है ना, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो पर एटम हो जाएगा इनके लिए। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होता है ये होता है 3/2k × T, जहां पे k जो है एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये कुछ और नहीं बल्कि क्या करते हैं इसको, है ना, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसको Na से डिवाइड कर देते हैं, बस यही होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एक एटम का है उसको हम क्या लिखेंगे, ½ mv²। तो दिस इज इक्वल टू 3/2kT। तो यहां से अगर हम v लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 × 3 उधर हो गया ना, कितना भाई, 2 तो हटाई दो, क्यों 2 करना उधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3kT/m, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब अगर हम देखें लैम्डा, तो लैम्डा क्या लिख रहे हैं, h/m v लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा h/m इंटू v की वैल्यू क्या हो गई 3kT/m हो गई। अब यहां पे लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं, तुम्हें नहीं करना है। m² अंदर जाएगा क्या, ध्यान से देख, m² चला जाएगा अंदर, है ना, अपॉन क्या होगा m, ये क्या हो गया कैंसिल। इसका मतलब जो लैम्डा है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है h/√3kTm आया, 3kTm आया, समझ में। हाँ, अब इसको याद नहीं करना, ऐसे ही डिराइव करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर t इंटू m के। कैसे, h कांस्टेंट, √3 कांस्टेंट, √k कांस्टेंट, क्योंकि k क्या है r/n जो कि क्या है कांस्टेंट है। तो ऐसा है कहने का मतलब अगर मैं लिखूं लैम्डा हीलियम अपॉन लैम्डा नियॉन, ठीक है, तो लैम्डा हीलियम क्या हो जाएगा 1 चले जाओ, इधर क्या हो जाएगा √ टेम्परेचर ऑफ हीलियम इंटू क्या हो जाएगा मास ऑफ हीलियम, और नियॉन के लिए फिर उल्टा चले जाओ, मतलब √ टेम्परेचर ऑफ नियॉन इंटू मास ऑफ नियॉन। आई होप की चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, यही तो है। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है किसका, हीलियम का, वो क्या है m टाइम्स है नियॉन का। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो कर दे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो तो लैम्डा He अपॉन लैम्डा Ne, ये वैल्यू क्या आएगी बोलो, m के बराबर आ जाएगी। सर वही तो m हमें निकालना है, तो लैम्डा He लैम्डा Ne लिख ही चुके हैं, उसका रेशियो हम कैसे लिखते हैं, ऑब्वियसली सर लिख चुके हैं, ठीक है। ये कुछ और नहीं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ओवरऑल अंडर रूट हो जाएगा Tne इंटू Mne डिवाइडेड बाई The इंटू Mhe, ठीक है। अब यहां पे टेम्परेचर ऑफ नियॉन कितना था भाई, टेम्परेचर ऑफ नियॉन कितना लिया था, है ना, कितने पे पूछा था,
नियॉन का 7 to 7 डिग्री सेल्सियस और हीलियम का -73 डिग्री सेल्सियस। तो नियॉन का 7 to 7 डिग्री सेल्सियस, एक बार लिख लेता हूं नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, है ना, 7 to 7 डिग्री सेल्सियस है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने मोल कॉन्सेप्ट में बताया था कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करना है, ऐसा नहीं यही रख दोगे। तो ये हो जाएगा 7 to 7 प्लस 273 केल्विन। तो ये कितना हो गया, 7 2 9 और 1 10, मतलब ये क्या हो गया, 1000 केल्विन हो गया, है ना। तो ये आया टेम्परेचर ऑफ नियॉन। टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज व्हाट, -73 प्लस 273 केल्विन। तो ये क्या हो जाएगा, 200 केल्विन। अब रख दो, कोई टेंशन नहीं है। टेम्परेचर ऑफ नियॉन क्या हो गया भाई, 1000 केल्विन, है ना, अपॉन टेम्परेचर ऑफ हीलियम क्या हो गया, 200। मास ऑफ नियॉन कितना बोला था भाई, एक एटम का मास क्या हो जाएगा। तो एक एटम का मास क्या होता है, एटॉमिक मास इन एएमयू। तो नियॉन के लिए एटॉमिक मास क्या दिया था, 20 एएमयू होगा, है ना। और हीलियम का एटॉमिक मास क्या था भाई, 4 एएमयू। तो एक एटम का मास क्या होगा, एटॉमिक मास इन एएमयू, तो इसका मतलब 4 एएमयू। ये क्या हो गया, कैंसल, केल्विन केल्विन यूनिट, बहुत सही है ना। ये 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। ये 2 से देखे तो ये 10 बारी में कट गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 और नीचे क्या आएगा 4, मतलब रूट अंडर 25। तो रूट अंडर 25 मतलब क्या होता है, 5 होता है। और ये जो रेशियो था वही क्या था, m के बराबर। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बात समझ में आया, समझ में आया, देख लो, चेक कर लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, ठीक है, ठीक है, आ गया। तो जिन लोगों ने नोट नहीं किया है फिर से सीक्वेंस में नोट कर सकते हैं, है ना। ये रहा, यहां तक नोट करो, फिर यहां तक नोट करो, फिर यहां तक नोट करो, ठीक है, इतना आता, समझ रहे हो। तो ये गैसियस स्टेट में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो होता है वो क्या हो जाएगा, पर मॉलिक्यूल क्या है, 3/2 kT है। तो पर मोल मतलब Na मॉलिक्यूल या Na एटम का बताना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या हो जाता है, 3/2, K की वैल्यू क्या है, R/Na है ना, इंटू T इंटू क्या होगा Na। तो ये क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो अगर पर मोल अगर लिखते ना कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल, मतलब एक मोल का अगर बात करते हैं, ऐसा भी पूछ सकता था, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, फिर 3/2 RT हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें यहां पे क्या करना है, एक एटम के लिए, क्योंकि उसी का डी ब्रॉगली निकालोगे ना, ½ mv² इज इक्वल टू, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 एटम, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। तो आई होप क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला क्लास जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है और वो खास करके जेईई एडवांस में ज्यादा आता है ना। ग्राफ्स कैसे हम समझें कि रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, 1s में नोट कैसे दिखाएंगे, ग्राफ कैसे देखेंगे, 1s का नोट किधर होता है, 2s का नोट किधर होता है, 3v का नोट किधर होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है। तो ये सारा हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, है ना। बी से बी हैप्पी, लव यू ऑल।